अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर चैप्टर नंबर 35 हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 35 का पहला टॉपिक है द बायो साइवर्ट लॉ। तो बायो साइवर्ट लॉ हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जैसे अप टू नो वी हैव फाइंड दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों ने पहले जो है हमने पढ़ा था, ऑस्टर्ड ने सबसे पहले ये मालूम किया था कि चार्जेस जो हैं, जब किसी भी वायर के अंदर चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं तो क्या होता है कि उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। और मैग्नेटिक अगर हम उसके इर्द गिर्द कहीं कंपास वगैरह लेके आएँ तो उसकी नीडल जो है डिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड रूल से मालूम करते थे। और राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है? राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि जब भी हम जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो उसको हम इस तरह से राइट हैंड में पकड़ें कि हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो कर्ल्ड फिंगर्स जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। ठीक है। अब हमने ये भी कह दिया था कि अगर हमारे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, एम्पेयर्स ने ये मालूम किया कि करंट जब किसी कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होता जाएगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, जब दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। ठीक है। उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट की। अब ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको फाइंड आउट किया बायो साइवर्ट ने। ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, अलग अलग नाम है, उनको मिला के फिर बायो साइवर्ट लॉ इसको कहते हैं। तो दोनों साइंटिस्ट ने ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसकी स्ट्रेंथ मालूम की कि कितनी, उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो फाइंड आउट किया। और को करने के लिए सबसे पहले तो हमें जैसे कि ये पता है कि ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है इसका सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब हमने ये कह दिया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका सोर्स तो इलेक्ट्रिक करंट है, बट हमें ये नहीं पता कि ये जो फ्लो ऑफ करंट जो है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो वो स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। उस स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक कंडक्टर ली, और स्ट्रेट नहीं है कंडक्टर बल्कि इरेगुलर शेप का हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर में से हमने सपोज किया है कि आई करंट फ्लो कर रहा है। ये देखें, आई करंट फ्लो कर रहा है और इस आई करंट की वजह से इसके इर्द गिर्द हर साइड पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम किसी भी पॉइंट, हमने एक पॉइंट पी लिया है और इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब हम यहाँ इस पॉइंट पे इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम पहले क्योंकि ये स्ट्रेट वायर नहीं है तो हमें इसका स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने एक इसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ये देखें, ये स्मॉल एलिमेंट लिया DS, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है यूँ इस तरह से। और हमने ये कंसीडर किया कि ये एलिमेंट इतना छोटा है कि ये यहाँ ये स्ट्रेट, जब कोई भी हमारे पास कर्व चीज़ हो, देखें जब हम उसका बहुत स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं तो वो स्ट्रेट आता है। तो ये जो करंट एलिमेंट है यहाँ जो है वो स्ट्रेट लाइन है इसकी ये। ठीक है। और यहाँ से ये जो P पॉइंट है इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है। और इनके ये करंट एलिमेंट जो है यहाँ से हमने यहाँ तक लिया है। इस करंट एलिमेंट और इस पॉइंट P इनके दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है। अब ये इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब हमने ये कह दिया कि जो है ये करंट आई, अब ये है कि करंट जो है वो फ्लो करेगा किसी भी जगह पे, तो करंट को फ्लो करने के लिए एक कंडक्टर भी चाहिए। ठीक है। तो ये कंडक्टर भी हमने ले लिया। अब ये जो है करंट और साथ ये जो इसका स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, तो आई और ये स्मॉल एलिमेंट जिसको हमने DS कहा, इन दोनों को मिला के हम IDS, इसको हम कह सकते हैं करंट एलिमेंट। तो IDS बच्चों ये क्या चीज़ है? ये है करंट एलिमेंट। ठीक है। अब ये करंट एलिमेंट जो है
ये करंट एलिमेंट जो है इसने ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है। देखें, अगर ये करंट एलिमेंट ना होता, कंडक्टर ना होता, तो चार्जेस कैसे मूव करते। चार्जेस को मूव करने के लिए कोई पाथ चाहिए, कोई रास्ता चाहिए जहाँ से मूव करके जा सकें। तो ये करंट एलिमेंट जो है इसने ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमने, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ मालूम करनी है कि क्या इसकी स्ट्रेंथ है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है, क्या इसकी डायरेक्शन है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स पे कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। तो ये हमने क्योंकि एलिमेंट भी स्मॉल है, इसका मतलब है इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यह मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होगा। उस स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को हमने डी से डिनोट किया है। ठीक है, पूरे कंडक्टर के अंदर जो करंट है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ क्या होगा, स्मॉल। अगर हम इस एलिमेंट का डबल ले लें, ठीक है, यहाँ से हम एलिमेंट का डबल ले लें, इतना ले लें, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम करंट बढ़ा दें, एलिमेंट इतना ही रहने दें, करंट हम बढ़ा दें, तब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ds बढ़ाएं, एलिमेंट बढ़ाएं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाता है, करंट बढ़ाएं तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो dB है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और ये ds पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर हम लेंथ लॉन्ग ले लें, एलिमेंट ज़्यादा ले लें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हिस्से में ज़्यादा चार्जेस आएंगे ना जो मूव कर रहे हैं। तो ज़्यादा चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर एलिमेंट स्मॉल भी हो, हाँ, अगर हम करंट को डबल कर दें तो करंट के डबल करने से इतनी जगह पे भी चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड I पे भी डिपेंड कर रहा है, ds एलिमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो करंट एलिमेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे करता है। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था ना, कूलम्स लॉ, इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे करता है। तो ये बायो और साइवर्ट ने जो है वो दोनों ने जो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया कि ये इसके जो डिस्टेंस है यहाँ इस एलिमेंट से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो है इसके स्केयर के इन्वर्स r डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ये पॉइंट दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तेज़ी से वीक होता जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। देखें, अगर हम इस पॉइंट P को यहाँ ले आएँ, इस तरह से ले आएँ कि ये जो करंट एलिमेंट है ये और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों, तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 बनेगा। तो 90 sin 90 क्या होता है, 1 होता है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे ये एंगल जो है वो कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होता जाएगा। और ले जाते जाते अगर हम इस एलिमेंट को यहाँ ले आएँ तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। अगर हम इन चारों इक्वेशंस को मिला दें तो IDS साइन थीटा ओवर आर स्केयर, तो DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDS साइन थीटा ओवर आर स्केयर। अब हम बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है इसको ख़त्म करेंगे। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो देखें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने से हमारे पास आ गया μ0 ओवर 4 पाई IDS साइन थीटा ओवर आर स्केयर। अब यहाँ देखें DB जो है वो क्या है, μ0 ओवर 4 पाई IDS साइन थीटा ओवर आर स्केयर। अब यहाँ हम बाद में इसको मैं आपको μ0 ओवर 4 पाई को एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम जो है इसकी वैल्यू देख लेते हैं, μ0 ओवर 4 पाई की वैल्यू क्या होती है। μ0 ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, μ0 ओवर 4 पाई ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻⁷। और अगर हम सिर्फ μ0 की वैल्यू निकालें तो μ0 आया 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। ठीक है, तो ये देखें DB क्या आया, μ0 ओवर 4 पाई IDS साइन थीटा ओवर आर स्केयर। तो अब हम इसकी वैल्यू लगा देंगे।
इसकी वैल्यू थी 10⁻⁻⁷। तो ये देखें हमने इसकी वैल्यू लगा दी 10⁻⁻⁷, ये देखें। और इसके यूनिट्स भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखें μ0/4π के क्या यूनिट्स आए, μ0/4π के यूनिट्स क्या है, इसको हम यहीं रहने देते हैं, ये हम उधर ले जाएंगे। डी के साथ ये r² मल्टीप्लाई हो गया और IDS/sin θ। अब ये डी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आपको पता है इसके यूनिट बी के हमने पढ़े थे, मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट्स पढ़ रहे थे टेस्ला। तो ये है टेस्ला, ये है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट, एम्पेयर में मेजर करते हैं। ds ये भी लेंथ है, मीटर में मेजर कर ली। एंगल है इसकी तो कोई मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई वो यूनिट्स नहीं होते। तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर ओवर एम्पेयर मीटर, तो ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया। टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, और ये इसकी वैल्यू आ गई μ0/4π की वैसे वैल्यू थी 10⁻⁻⁷। तो ये देखें हमने लिख दी 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अगर हम सिर्फ μ0 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये 4π भी इधर आ जाएगा, 4π मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अब ये μ0 क्या चीज़ है, ये μ0/4π तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था ना, ये अकेला μ0 क्या चीज़ है, μ0 है परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि अगर हम ये करंट एलिमेंट लिया था और यहाँ हमने जो है वो इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ये स्मॉल एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो करके जा रहा है, यहाँ हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये एलिमेंट, ये जो करंट एलिमेंट है ये वाला और ये पॉइंट P, इनके दरमियान यहाँ मीडियम क्या चीज़ है, मीडियम जो है μ0 जो है ये फ्री स्पेस के लिए आता है, इनके दरमियान जो है वो फ्री स्पेस है, ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं है, एयर है या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, ठीक है। अब ये परमिएबिलिटी होता क्या है, ये इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। मीडियम क्या, यहाँ एयर है, इसके अलावा भी कोई मीडियम हो सकता है। μ0 हम फ्री स्पेस के लिए कहते हैं, और अगर वैसे हम लगाएं तो हम इसको म्यू लगाएंगे, मीडियम के लिए हम म्यू लगाएंगे। μ0 होता है फ्री स्पेस, जैसे हम ε0 लगाते थे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और फिर हम ε0 ε r हम लेते थे रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ हम म्यू लेते हैं, μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और ये म्यू क्या है, परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम है विच अलाउस मैग्नेटिक फील्ड टू स्प्रेड, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये जो मीडियम है ये इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ तक इस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो μ0 और ε0 बच्चों ये एक ऑपोजिट टर्म्स हैं, नेचर ऑपोजिट हैं इन नेचर में ऑपोजिट हैं। कैसे नेचर में ऑपोजिट हैं, इस तरह से ऑपोजिट हैं कि अगर हम देखें यहाँ हमारे पास एक चार्ज हो, ठीक है, ये देखें ये एक चार्ज है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हम इस पॉइंट पे हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा और यहाँ फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस की वजह से जो है ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ कोई मीडियम रख दें, डाइलेक्ट्रिक रख दें, तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करने की कम परमिशन देता है। तो ये यानी कि मीडियम जो है यहाँ या जो है एप्सिलॉन, ये जो है एप्सिलॉन r मीडियम जो है ये रोकता है, इसको इस पे फोर्स अप्लाई करने से रोकता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो भी मीडियम होगा वो ज़्यादा परमिशन देगा, यानी कि फ़ोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगी, जितनी इसकी वैल्यू म्यू की ज़्यादा होगी उतनी फ़ोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दोनों जो ये वाली ε0 है या ε है ये और म्यू, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ नेचर में बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है। और एंड पे हम इसकी जो है वो वैल्यू थोड़ी सी हम इसको देखेंगे कि हमने ये जो इक्वेशन थी dB = μ0/4π IDS sin θ डिवाइडेड बाय r², इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे हम चेंज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसको। तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों जब हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में देखें हमने लिखा IDS sin θ डिवाइडेड बाय r², ये वही वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये sin θ का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमने इसकी जगह क्रॉस प्रोडक्ट लिख लिया। अब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है, क्यों डायरेक्शन है, क्योंकि ये देखें हमने लिखा, ये देखें ये मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। और हर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो ये अलोंग द टेंजेंट,
ठीक है। इस तरह से अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द टेंजेंट होगा। करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट उसके। तो करंट एलिमेंट, ये देखें, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड तो ये इसकी ये डायरेक्शन, ठीक है। और हम राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं। आपको पता है अगर करंट की ये डायरेक्शन है और ये जो हमारे पास आर है, यूनिट पोजीशन वेक्टर हम इसको कह सकते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये और ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन हम आई करंट और डी एस एलिमेंट, इन दोनों के दरमियान क्या डायरेक्शन है, आई यानी कि ये और ये जो डिस्टेंस है इन, बल्कि ये सॉरी, आई हमारे पास किस डायरेक्शन में है और आर डिस्टेंस ये किस डायरेक्शन में है, इन दोनों के दरमियान एलिमेंट। तो हम राइट हैंड रूल से इसकी जो है वो डायरेक्शन मालूम करेंगे। और ये हमने क्या किया है कि ये हमने डायरेक्शन, ये जो हमने पोजीशन वेक्टर लिया है इसकी डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, यानी कि ये तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था ना, अगर हम इस पूरी वायर के बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स ले लें और आखिर में हम इन सबको ऐड कर दें तो इस पूरे करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट किया आई डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं आई डी एस, और ये साइन थीटा की जगह हमने, क्योंकि साइन थीटा है क्रॉस प्रोडक्ट है और साथ क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आ रहा है, यूनिट वेक्टर आर के साथ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया यहाँ, इस पूरे करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको डी भी स्मॉल नहीं होगा बल्कि वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, उसको हमने डी बी से नहीं बल्कि इंटीग्रेट करके बी से डिनोट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास था बायो-सैवर्ट लॉ। आगे हम बच्चों इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे।